द्वैतवादी संकल्पना से संबंधित बहुत सारे जो विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनमें से कुछ इस तरीके से हैं। चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने जो परिकल्पना दी थी उसका नाम था ग्रहाणु परिकल्पना। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने जो ग्रहाणु परिकल्पना में बताया कि सौर ज्वाला के रूप में सूर्य से फेंके गए पदार्थ को जब वो उसके समीप से गुजरते हुए विशाल तारे के आकर्षण के कारण वह सूर्य से अलग हो जाता है। सूर्य से जैसे सौर ज्वालाएं जो निकलती हैं और उसमें जो पदार्थ बाहर निकलता है, और जैसे ही सौर ज्वाला उत्पन्न हुई उसी दरमियान वहां से एक विशाल तारा गुजरता है और उस विशाल तारे के आकर्षण के कारण वो पदार्थ सूर्य से अलग हो जाता है। और जब साथी तारा तो आगे निकल जाता है, लेकिन ये पदार्थ उसके साथ नहीं जा पाता है और ना ही पुनः सूर्य के अंदर आकर वापस लौटता है, क्योंकि ये उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। इस कारण यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। और इस पदार्थ के में जो अणु थे, इस पदार्थ के जो अणु हैं वो विभिन्न ग्रहों के ग्रहाणु बने, जिसे प्लेटिसिमल भी कहते हैं। और इनके आकर्षण के कारण अन्य पदार्थ उन ग्रहाणुओं के आकर चिपकने लगे और आगे चलकर इन्हीं से जो है विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने बताई है। नेक्स्ट जो विचारधारा है जेम्सन व जेफरीज की जो ज्वारीय परिकल्पना। इन्होंने साथी तारे के कारण जो सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ और वो पदार्थ जो है साथी तारे के आकर्षण के कारण सूर्य से अलग होकर जो है उसकी परिक्रमा करने लगा और उससे जो ग्रहों की उत्पत्ति को बताया। आगे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एच.एन. रसेल ने भी जो है वो द्वैतारक जो सिद्धांत दिया है। इनके अलावा कास्ते जो बफन है, उन्होंने भी पुच्छल व धूमकारा परिकल्पना और रोशगन की विखंडन परिकल्पना, होयल की सुपरनोवा परिकल्पना, ये सभी परिकल्पनाएं जो हैं वो द्वैतवादी संकल्पनाएं हैं या द्वैतवादी विचारधाराएं हैं। अब मैं बात करूं ज्वारीय परिकल्पना की, तो ज्वारीय परिकल्पना के जो प्रतिपादक हैं उन्होंने कुछ तथ्यों या कुछ मान्यताएं मानी या कुछ कल्पित तथ्यों पर वो आधारित है। सबसे पहला तो कि सौर मंडल का जो निर्माण है वो सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य व साथी तारे के सहयोग से सौर परिवार की उत्पत्ति को बताया है। दूसरा, सूर्य गैसों का एक बहुत बड़ा गोला जो है उन्होंने माना। सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में जो दूसरा विशालकाय जो तारा था वो उपस्थित था। सूर्य को अपनी जगह जो है स्थिर माना है ज्वारीय परिकल्पना में, और वो इस अपनी जगह पर स्थिर होते हुए अपनी जगह पर ही वह घूम रहा था। लेकिन जो साथी तारा है वो एक पथ के सहारे जो इस तरीके से घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। साथी तारा आकार एवं आयतन में सूर्य की तुलना में विशाल था। सूर्य का आकार छोटा था, साथी तारे का आकार बड़ा था। पास आता हुए तारा जो है उसकी ज्वारीय शक्ति का जो प्रभाव है वो सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा। तो ये कुछ कल्पित तथ्य हैं या मान्यताएं हैं जो जिन पर ज्वारीय परिकल्पना आधारित है। अब बात करूं कि जो ज्वारीय परिकल्पना है इसका सबसे पहले प्रतिपादन जो है वो जेम्स जीन्स ने किया था। ये ब्रिटिश खगोल विज्ञानी थे। इन्होंने 1919 के अंदर जो है ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। आगे चलकर जेफरी ने इसमें संशोधन किया है, इसलिए इसे जेम्स जीन्स व जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अब जीन्स ने जो है बताया कि साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे अपने मार्ग में वह सूर्य की ओर आगे बढ़ रहा था, जिस कारण जो है साथी तारे के आकर्षण की वजह से सूर्य के बाहरी भाग पर ज्वार उत्पन्न होता है। ये ज्वार ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार वर्तमान में चंद्रमा के निकट जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आता है परिक्रमा करते हुए और उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरों में जो ज्वार उत्पन्न होता है, सेम वैसी ही प्रक्रिया जो है साथी तारे के आकर्षण की वजह से सूर्य के बाह्य भाग पर होती है। जैसे जैसे विशालकाय तारा सूर्य के पास आता गया वैसे वैसे उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई
और जो है जब वह सूर्य साथी तारा जो है सूर्य की निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति अधिकतम थी, और उस अधिक आकर्षण शक्ति की वजह से सूर्य से हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का जो ज्वार है वो सूर्य के बाह्य भाग पर उठा। सिगार के आकार वाले जो बाह्य भाग है उसको जेम्स जीन्स ने फ्लामेंट कहा है। सिगार नुमा जो आकृति उत्पन्न हुई उसे उन्होंने फ्लामेंट कहा। सिगार नुमा आकृति होती, किनारों की ओर से पतला तथा बीच का भाग उसमें मोटा होता है। सूर्य के निकटतम दूरी पहुंचने के कारण तारे की जो अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव की वजह से ये फ्लामेंट सूर्य से हटकर साथी तारे की ओर अग्रसर होता है। लेकिन जो साथी तारा है वो सूर्य के मार्ग पर नहीं था, वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, और वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ सूर्य से दूर निकल जाता है। इस कारण जो फ्लामेंट है वो साथी तारे के साथ आगे नहीं जा पाया, ना ही उसके साथ नहीं जा सका, और वह वापस सूर्य में भी नहीं आकर मिल सका, क्योंकि सूर्य के वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो गया था। तो ये जो पदार्थ है, ये फ्लामेंट नुमा जो पदार्थ है, ये सूर्य की क्या करने लगा, परिक्रमा करने लगा, सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। अब यही है कि ये सवाल भी दिमाग में आता है कि जैसे तारा आगे बढ़ गया तो फ्लामेंट वापस सूर्य के पास पुनः आना चाहिए, लेकिन ये इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला गया था, और इस वजह से वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब कुछ समय के पश्चात जो साथी तारा इतना दूर चला गया, उसके बाद कोई भी वायव्य भाग या कोई फिलामेंट सूर्य से अलग नहीं हो सका। आगे चलकर सूर्य से जो निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ है वो सिगार के आकार में अधिक लंबा हो गया। सूर्य के आकर्षण की वजह से वो अधिक लंबा हो गया, जिससे मध्य भाग मोटा और किनारों वाला जो भाग है वो पतला हो गया। किनारों का पतला होने का जो मुख्य कारण है, एक तरफ तो साथी तारे का आकर्षण था, दूसरी तरफ सूर्य का आकर्षण था। इनकी वजह से किनारे वाले भाग पतले हो गए और जो बीच वाला भाग है वो मोटा हो गया। सूर्य के अलगाव के बाद ये फिलामेंट है, ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण, ये जैसे ही कोई वस्तु गर्म होती है उसमें से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, ठंडा होने लगा। तो ठंडा होने से फिलामेंट के आकार में संकुचन होने लगा, और इसी क्रिया से फिलामेंट से जो है वो 9 ग्रहों का जो निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की जो आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न हुआ। अब साथी तारे के आकर्षण की वजह से तो सूर्य पे ज्वार उत्पन्न हुआ, और ग्रहों पर जो है सूर्य की आकर्षण शक्ति की वजह से ज्वार उत्पन्न हुआ, और उससे कुछ पदार्थ अलग हुआ, और उनके घनीभवन से जो है उपग्रहों का निर्माण हुआ। सेम इसी प्रोसेस से, जैसे सूर्य से फिलामेंट अलग हुआ, फिर उसके घनीभवन से ग्रह बने, और ग्रहों पर सूर्य के आकर्षण की वजह से उन पर ज्वार उत्पन्न हुए, और उनसे उनके घनीभवन से जो है उपग्रहों का निर्माण हुआ। जब तक ग्रहों से निकले ज्वारीय पदार्थ बड़े आकार वाले थे तथा उनकी केंद्रीय आकर्षण शक्ति जो है अधिक थी, तब तक उनसे उपग्रह बनते गए। परंतु जिन ग्रहों का जो आकार छोटा था, उनकी केंद्रीय आकर्षण शक्ति कम थी, या वो इतनी कम थी कि उनसे उपग्रहों की रचना ही नहीं हो पाई। इस परिकल्पना के द्वारा जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ सौर मंडल की उत्पत्ति की जो बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे एक तारक परिकल्पना में कोणीय संवेग की जो समस्या थी, ऐसी जो गुत्थियां हैं वो सुलझती हुई प्रतीत हुई। अब इसमें देखते हैं कि ग्रहों का जो क्रम और आकार देखिए आप, जैसे जैसे सूर्य से दूर की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे जो ग्रह हैं वो उनका आकार जो है बढ़ता है, बीच में अधिकतम होता है, उसके बाद वो कम होता जाता है। आप देखेंगे अब किनारे वाले जो ग्रह हैं वो छोटे हैं और मध्य वाले जो ग्रह हैं वो बड़े हैं। कारण है कि जो पदार्थ अलग हुआ था वो सिगारनुमा या फिलामेंट की आकृति के अंदर था, जिसमें किनारे वाले भाग पतले थे और बीच वाला भाग मोटा था। सेम इसी जो प्रोसेस में यदि हम देखें तो ग्रहों को, सौरमंडल परिवार के सभी ग्रहों को अगर एक क्रम में देखें तो किनारे वाले जो ग्रह हैं वो
छोटे हैं और जो बाद वाले जो ग्रह हैं वो बड़े हैं। अब देखिए ग्रहों का क्रम वर्तमान सौरमंडल में ग्रहों में पूर्णतः सामंजस्य रखता है। सेम फिलामेंट आकृति सिगानुमा आकृति के हैं। सूर्य की ओर से प्रारंभ करने पर बुध सबसे पहला ग्रह है जो कि सबसे छोटा है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि अन्य बड़े ग्रह आते हैं। बृहस्पति सबसे बड़े आकार का है। फिर उसके बाद पुनः ग्रहों का आकार छोटा होता जाता है। उपग्रहों का क्रम देख लीजिए कि जिन ग्रहों का आकार छोटा था उनका केंद्रीय आकर्षण शक्ति कम थी, वो उनसे जो है ज्वारे जाता है। उपग्रहों का क्रम देख लीजिए कि जिन ग्रहों का आकार छोटा था उनका केंद्रीय आकर्षण शक्ति कम थी, वो उनसे जो है ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार जो बड़े ग्रह ब्रह्मांड में अधिक समय तक गैसीय अवस्था में रहे, क्योंकि अधिक विशालता के कारण उनको ठंडा होने में ज़्यादा समय लगा। इस कारण बड़े ग्रह से उपग्रहों की जो संख्या है वो भी ज़्यादा है। जो छोटे आकार वाले ग्रह थे या वो कम समय के लिए गैसीय अवस्था में रहे, इसलिए उन पे ज्वार उत्पन्न नहीं हो पाए, इसलिए उनके उपग्रहों का अभाव है। मध्यम आकार वाले जो ग्रहों में के उपग्रहों की जो संख्या है वो कम है। इस तरीके से जो शनि और बृहस्पति जो सबसे बड़े ग्रह थे उनके जो उपग्रहों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटे बुध और शुक्र जो है पास भी हैं, लेकिन ये छोटे होने के कारण इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ग्रहों का जो क्रम, उपग्रहों का क्रम, इन सब चीज़ों की इस परिकल्पना के द्वारा व्याख्या हो जाती है। अब देखें कि इस परिकल्पना का जो संशोधित रूप है वो जेफरीज ने दिया था। इन्होंने बताया कि ग्रहों का जो निर्माण है सूर्य तथा पास आते हुए जो साथी तारा था उसके अलावा इन्होंने एक तारा और माना है। जेम्स जीन्स ने तो 2 तारे, एक सूर्य और दूसरा साथी तारा, उनके द्वारा सौर परिवार की उत्पत्ति को बताया है। लेकिन जेफरीज जो हैं वो बताते हैं इस परिकल्पना में संशोधन करते हुए कि सूर्य और साथी तारे के अलावा एक तारा और उपस्थित था, जिसे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया। पास आता हुआ तारा जब साथी तारे की सीध में आगे बढ़ रहा था, इस कारण दोनों में टक्कर हुई और टक्कर होने से पदार्थ आसमान में बिखर गई। ठीक है, और उन पदार्थों के घनीभवन से ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति जो है इन्होंने बताई है। इस तरीके से जो द्वैतवादी विचारधाराएं हैं इनमें हमने जेम्स जीन्स और जेफरीज की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसको जो है डिटेल में समझा कि उसमें किस तरीके से जेम्स जीन्स और जेफरीज ने जो है ज्वार के माध्यम से सौर मंडल की या पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये एक तारक परिकल्पना, द्वितारक परिकल्पना दोनों ही जो प्राचीन मत हैं, आधुनिक जो मत हैं, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, उसका हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।